उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने बीजेपी और उससे जुड़े लोगों का असली चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं और पार्टी से जुड़े अलग अलग संगठन एक दूसरे की पोल खोलेंगे। उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे की चर्चाओं का भी जिक्र किया और सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार कहती थी कि उसके शासन में इस्तीफे नहीं होते, अब उसे जवाब देना पड़ रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे को भी जोड़ा और तंज कसते हुए कहा कि जब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है तो पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। यूपी वेदर अपडेट। 30 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश के आसार। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में मानसून की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। रविवार रात से पूर्वी यूपी के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा और 30 जून से पूरे प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बरसात के संकेत हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि शनिवार तक प्रदेश के कई जिलों में लू और भीषण गर्मी का असर बना रहेगा। शुक्रवार को लखीमपुर खीरी सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में भी पारा 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव की सलाह दी है और कहा है कि 30 जून के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी शिक्षक ट्रांसफर अपडेट। स्पेशल कैटेगरी के तबादलों में दस्तावेज बनी बाधा, प्रक्रिया में हो सकती है देरी। परिषदीय विद्यालयों में स्पेशल कैटेगरी के अंतर जनपदीय शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया फिलहाल दस्तावेजों की जांच में उलझ गई है। बड़ी संख्या में आवेदन के साथ लगाए गए प्रमाण पत्र स्पष्ट न होने के कारण उनकी जांच और सत्यापन में दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां दोबारा भेजने और जरूरी जानकारी एक्सेल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए करीब 7,000 आवेदन आए हैं, जिनमें शिक्षक, दंपति, दिव्यांग, कैंसर पीड़ित और डायलिसिस करा रहे शिक्षकों के आवेदन शामिल है। दस्तावेजों की दोबारा जांच के कारण स्थानांतरित प्रक्रिया में देरी की संभावना जताई जा रही है। परिषद का उद्देश्य जिलों के बीच शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करना है। फिलहाल प्रदेश में 1 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में करीब 94 लाख विद्यार्थी और 3 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। लखनऊ अग्निकांड, आरोपी का एक और अवैध कॉम्प्लेक्स सील, अब दर्ज होगी एफआईआर। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के आरोपियों वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और सुरेंद्र प्रसाद शुक्ल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जांच के दौरान पता चला है कि अग्निकांड वाली इमारत के पास ही उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक और अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रखा था। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने इस इमारत को सील कर दिया है। जांच में सामने आया है कि निर्माण आवासीय भूखंड पर किया गया था और मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र भी नहीं मिला। अब पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और यदि निर्माण में उसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन मिलता है तो आरोपी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की जाएगी। उधर अग्निकांड के बाद शहर भर में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। LDA ने अब तक कई प्रतिष्ठानों को सील किया और कोचिंग संचालकों के साथ सुरक्षा मानकों को लेकर बैठक भी बुलाई है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के 149 ITI में शुरू होंगे हाईटेक कोर्स, 1065 प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। प्रदेश सरकार 149 राजकीय ITI और लखनऊ के प्रशिक्षण केंद्र में इंडस्ट्री 4.0 आधारित 11 आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू करने जा रही है। कोर्स टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित होंगे, जिससे छात्रों को नई तकनीकों पर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। इन कोर्सों के संचालन के लिए सरकार ने 1065 प्रशिक्षकों और वर्कशॉप इंफ्रास्ट्रक्चरों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती को मंजूरी दे दी है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी। नए
कोर्सों में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी एलटीओ, 3D प्रिंटिंग, सीएम प्रोग्रामिंग और अन्य आधुनिक ट्रेड शामिल है। सरकार का कहना है कि इन हाईटेक कोर्सों से प्रशिक्षित युवाओं को देश ही नहीं विदेशों में बेहतर रोजगार के अवसर और आकर्षक वेतन मिलने की संभावना बढ़ी है। कुल मिलाकर ये पहल उत्तर प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में जुलाई भर चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनने की सलाह। बच्चों को संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। वहीं 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी संचालित होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षक और अभिभावक बच्चों को पूरी बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनाकर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। साथ ही स्कूलों में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और व्यक्तिगत साफ सफाई को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों को दिमागी बुखार, दस्त, जलजनित रोगों से बचाव और हाथ धोने जैसी अच्छी आदतों की जानकारी बच्चों और अभिभावकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई बच्चा बुखार के कारण स्कूल नहीं आता है तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में पोस्टर, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के जरिए भी बच्चों को स्वच्छता और रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बोले प्रधान, अब भाजपाइयों को गांव में नहीं घुसने देंगे। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा यूपी सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताए जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि अब संवैधानिक फैसला लेने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। सपा प्रमुख ने आगे दावा किया कि अब ग्राम प्रधान भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि जनता ये मानेगी कि विकास कार्यों में रुकावट और फंड के इस्तेमाल के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पंचायती राज मंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब उनके लिए गांव में जाना आसान नहीं होगा। फिलहाल ये पूरा मामला हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी का नया मुद्दा बन गया है, जबकि सरकार की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। यूपी में 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। नर्सरियों में तैयार हैं 52 करोड़ पौधे। प्रदेश सरकार ने इस मानसून में 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान के लिए राज्य की करीब 1900 पौधाशालाओं में 52 करोड़ पौधे पहले से तैयार कर लिए गए हैं। इन पौधों में शीशम, सागौन, खैर, बांस और सेमल जैसे इमरती पेड़ों के साथ आम, जामुन, आंवला, अमरूद, कटहल और महुआ जैसे फलदार पौधे भी शामिल है। इसके अलावा पीपल, बरगद और नीम जैसे पर्यावरण और औषधि महत्व वाले पौधों की भी बड़ी संख्या तैयार की गई है। सरकार के मुताबिक वन एवं वन्य जीव विभाग 14 करोड़ पौधे लगाएगा, जबकि अन्य सरकारी विभाग मिलकर 25 करोड़ पौधारोपण करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाना है। मानसून के दौरान पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। सोलर रूफटॉप में यूपी नंबर 1 से 6 लाख से अधिक घरों में लगे और सौर ऊर्जा संयंत्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्रदेश में अब तक 6,20,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य की हिस्सेदारी देश के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में करीब 17% है। खास बात यह है कि मार्च, अप्रैल और मई लगातार 3 महीनों तक हर महीने 50,000 से अधिक नए सोलर रूफटॉप लगाए गए, जो एक नया रिकॉर्ड है। सरकार के अनुसार प्रदेश ने अपने 11 लाख परिवारों के लक्ष्य का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा कर लिया है। वहीं मई महीने में औसतन 2100 सोलर इंस्टॉलेशन प्रतिदिन हुए, जो देश में सबसे तेज स्थापना दर बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि ऋण स्वीकृति और सब्सिडी प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और अपने बिजली बिल में बचत कर सकें। यूपी में शादी अनुदान योजना बनी सहारा। 5,000 से ज्यादा ओबीसी बेटियों को मिला लाभ। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी परिवारों की बेटियों के लिए चलाई जा रही शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब तक इस योजना के तहत 5,000 से अधिक बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवार की बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में भेजती है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहती है। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। साथ ही लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की 21 वर्ष तय की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 लाख लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती महीनों में ही हजारों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है कि ये योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहारा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस ने यूपी प्रभारी बदला।
राजेंद्र पाल गौतम बने नए प्रदेश प्रभारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा की है। अब पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि पहले ये जिम्मेदारी अविनाश पांडे के पास थी। राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस का ये कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही संगठन स्तर पर अन्य राज्यों के प्रभारियों में भी बदलाव किया गया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नेता अजय कुमार लल्लू को ओडिशा प्रभारी पद से हटा दिया है। पीएम मोदी 7 जुलाई को कानपुर में 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिनके लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था के साथ 5 हेलीपैड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री इस दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। इनमें एक्सप्रेसवे, रेलवे ट्रैक, पुल और मेट्रो से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भी मंच पर मौजूद रहने की संभावनाएं हैं। आर्यनगर सीट पर बीजेपी का बड़ा बदलाव संकेत। पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवार की तलाश तेज। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्यनगर सीट पर बड़े बदलाव की तैयारी में है। पार्टी अब यहां पुराने चेहरों को हटाकर नए और मजबूत विकल्प की तलाश कर रही है। पिछले कई चुनावों में इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि लंबे समय तक यहां पार्टी का प्रभाव रहा। संगठन के भीतर माना जा रहा है कि स्थानीय विकास के मुद्दों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण चुनावी नतीजे प्रभावित हुए। पूर्व विधायक सलील बिश्नोई के कार्यकाल और क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, जिससे पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है। इसी बीच समाजसेवी नीतू सिंह का नाम संभावित नए चेहरे के रूप में चर्चा में है, जिनकी संगठन और नेताओं के बीच बढ़ती सक्रियता को संकेत माना जा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा आर्यनगर सीट पर रणनीति बदलने और नया चेहरा उतारकर राजनीतिक समीकरण साधने की तैयारी में है, ताकि 2027 में सीट दोबारा अपने कब्जे में लाई जा सके। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 8 खेलों की कोचिंग कोर्स शुरू। एनआईएस पटियाला के बराबर मिलेगी मान्यता। मेरठ स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र में स्पोर्ट्स कोचिंग में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। ये कोर्स कुल 8 खेलों एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, घुड़सवारी और योग में उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि इन डिप्लोमा कोर्सों को एनआईएस पटियाला और एनआईपीआई ग्वालियर के डिप्लोमा के बराबर मान्यता दी जाएगी, यानी इनसे पास होने वाले अभ्यर्थी कोच भर्ती प्रक्रिया में पात्र होंगे। खेल मंत्रालय के 2018 के आदेश के अनुसार राज्य खेल विश्वविद्यालय के यूजीसी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाएगा, जिससे अब इन छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन कोर्सों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक तैयार करना है, ताकि भारत के ओलंपिक मिशन और खेल प्रदर्शन को और मजबूत किया जा सके। 15 जुलाई तक इन कोर्सों के लिए पंजीकरण किए जा सकते हैं। यूपी टेट 2026 मेरठ में 63,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 29 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मेरठ में 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्रों पर 63,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने परीक्षा को नकल मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की मूल और छाया प्रति लानी होगी। साथ ही 3 फोटो भी अनिवार्य हैं। अधिकारियों के मुताबिक ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। आगरा में 100 करोड़ का बायोगैस प्लांट, कचरे से बनेगी हर दिन 20 टन सीबीजी। आईओसीएल करेगी स्थापना। आगरा में कचरे के निस्तारण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल शहर में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा और नगर निगम को इसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्लांट से प्रतिदिन लगभग 20 टन सीबीजी का उत्पादन होगा, जिसके लिए सब्जी मंडियों का कचरा, गोबर, पराली और अन्य जैविक अपशिष्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। आगरा में रोजाना करीब 1000 टन कूड़ा निकलता है, जिसमें से बड़ी मात्रा इस प्लांट के लिए उपयोगी होगी। नगर निगम और आईओसीएल के बीच शुरुआती बैठक हो चुकी है और 10 एकड़ जमीन की मांग की गई। इस परियोजना से कचरा प्रबंधन बेहतर होगा, प्रदूषण कम होगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ये प्लांट कचरे को ऊर्जा में बदलकर शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
संभल 24 कोसी परिक्रमा मार्ग पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने जनहित परियोजना को दी मंजूरी। संभल में प्रस्तावित 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि एक महत्वपूर्ण जनहित परियोजना है और इसमें व्यक्तिगत हितों की तुलना में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मामला उन याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर किया गया था जिनकी भूमि इस परियोजना से प्रभावित हो रही थी और वो वहां कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा मंजूर ये धार्मिक और विकास से जुड़ी परियोजना श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी प्रभावित भूमि का सीमांकन कर स्पष्ट करे कि कितनी जमीन परियोजना में जाएगी और कितनी बची रहेगी। इसके बाद याचिकाकर्ता तय कर सकेंगे कि वो बची हुई भूमि का उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने परियोजना पर रोक से इनकार करते हुए जनहित को सर्वोपरि माना और निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दी है। वंदे भारत और राजधानी ट्रेनों की रफ्तार नहीं होगी पुलों पर धीमी, रेलवे अपनाएगा हाईटेक तकनीक। उत्तर मध्य रेलवे अब पुलों पर ट्रेनों की रफ्तार कम करने की जरूरत खत्म करने के लिए हाईटेक तकनीक अपनाने जा रहा है। प्रयागराज से इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां रेलवे रेल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन विश्लेषण तकनीक का उपयोग करेगा। अक्सर सुरक्षा कारणों से नदी या सड़क के ऊपर बनी पुलों पर ट्रेनों की गति सीमित करनी पड़ती है, जिससे वंदे भारत और राजधानी जैसी तेज ट्रेनें धीमी हो जाती है। लेकिन इस नई तकनीक से पुलों की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा ताकि ये तय हो सके कि किस पुल पर कितनी गति सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में यह भी जांचा जाएगा कि भारी और तेज रफ्तार ट्रेनों से पुलों पर कितना दबाव पड़ता है और मौसम के बदलाव का क्या असर होता है। इससे ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। इस परियोजना का काम जुलाई में शुरू होकर लगभग 9 महीने पूरा किया जाएगा। रेलवे का दावा है कि इससे यात्रा समय बचेगा, झटके कम होंगे, सुरक्षा का स्तर मजबूत होगा। पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग पर सहमति, सोमवार को प्रशासन से होगी वार्ता। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने यह फैसला सोमवार को होने वाले प्रशासनिक वार्ता के आश्वासन के बाद लिया है। मांग यह है कि आने वाले 23,775 से अधिक पदों पर भर्ती पुरानी नियमावली के अनुसार ही की जाए, ताकि वर्षों से तैयार कर रहे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीच में नियम बदलने से कई उम्मीदवार आवेदन से वंचित हो जाएंगे और ये उनके साथ अन्याय होगा। सोमवार को जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी, जिसमें समाधान पर चर्चा की जाएगी। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो मंगलवार से फिर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन अंतिम निर्णय सोमवार की वार्ता पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी पर नकवी का हमला, मुद्दों की कंगाली ने उन्हें सड़क का मवाली बना दिया है। प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों से संवाद को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुद्दों की कंगाली ने उन्हें सड़क का मवाली बना दिया है। नकवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों पर राजनीति कर रही है और जिनकी सरकारों में अतीत में छात्रों पर अत्याचार हुए वही अब उनके हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष आगजनी, बारिश और अन्य सामान्य घटनाओं को भी मुद्दा बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकास और सुरक्षा मॉडल मजबूत है और जनता फिर से सरकार पर भरोसा जताएगी। साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और सरकार दोनों कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां बन सकती हैं धीमा जहर, सरकार ने 4 ब्रांड की जांच के दिया आदेश। मच्छरों से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली अगरबत्तियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर चेतावनी जारी की। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कंपनियों की मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शासन ने 4 ब्रांड स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डिवेन्यू किलर और कंफर्ट की अगरबत्तियों के सैंपल लेकर जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण भी किया है, लेकिन ये उत्पाद फिलहाल बाजार में नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इन रसायनों के लगातार संपर्क में रहने से फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क, हृदय और पेट पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसे धीमा जहर भी बताया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों को इन ब्रांड्स की बिक्री न करने की चेतावनी दी है और लोगों को ऐसे उत्पादों के प्रयोग से बचने की सलाह भी दी है। नोएडा में 200 से ज्यादा अवैध ड्राइविंग स्कूल, परिवहन विभाग की कार्रवाई पर सवाल। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। जिले में जहां सिर्फ 9 ड्राइविंग स्कूल पंजीकृत हैं, वहीं 200 से अधिक बिना अनुमति के स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये स्कूल गूगल पर रजिस्टर्ड दिखते हैं, लेकिन असल में कई जगह फैक्ट्री, एटीएम बूथ या रिहायशी मकानों में संचालित हो रहे हैं। परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक केवल कुछ गाड़ियों को बंद कर औपचारिक कार्रवाई की गई, जबकि बड़े स्तर पर संचालन जारी है। आरोप है कि बिना उचित ट्रेनिंग के लोगों को ड्राइविंग सिखाई जा रही है और अवैध सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये अवैध स्कूल हर महीने हजारों लोगों को ट्रेनिंग देकर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई कर रहे हैं। इससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। नियमों के मुताबिक ड्राइविंग स्कूल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, लाइसेंस, पर्याप्त जगह, सुरक्षा उपकरण जरूरी होते हैं, लेकिन इन मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।
नोएडा प्राधिकरण का 390 करोड़ का नया भवन तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। नोएडा में प्राधिकरण का नया मुख्य प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हो गया, जिसकी लागत करीब 390 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस आधुनिक भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उद्घाटन के दौरान वो एमएसएमई उद्यमियों से संवाद करेंगे और पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ये भवन सेक्टर 96 में स्थित है और इसे ग्राउंड प्लस 7 स्ट्रक्चर में तैयार किया गया है। इसमें 2 टावर, डबल बेसमेंट पार्किंग, 11 लिफ्ट, ऑडिटोरियम और कई विभागों के कार्यालय बनाए गए हैं। इसमें जन सुनवाई केंद्र और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के दफ्तर भी शामिल है। भवन का निर्माण जनवरी 2016 में शुरू हुआ था और अप्रैल 2026 से पूरा हुआ। यह नोएडा के प्रशासनिक कामकाज को और अधिक आधुनिक और केंद्रीकृत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिम्स में उपद्रव मामला, सपा नेता विकास प्रधान समेत 20 पर केस, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में हुए उपद्रव और हड़ताल के दौरान बवाल के मामले में पुलिस ने सपा नेता विकास प्रधान समेत 20 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि आउटसोर्स कर्मियों को भड़काकर साजिश के तहत अस्पताल में हंगामा कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक महिला मरीज को इलाज के बहाने अस्पताल गेट तक लाया गया और इसके बाद विवाद बढ़ा। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में उपद्रव की साजिश के सबूत मिले हैं। साथ ही ये भी सामने आया कि संबंधित महिला का अस्पताल रिकॉर्ड में कोई इलाज दर्ज नहीं था। इस मामले में पहले 53 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से कुछ को छोड़ दिया गया और 7 को जेल भेज दिया गया। पुलिस अब बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। अस्पताल में फिलहाल स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। नोएडा में 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का तोहफा देंगे सीएम योगी। नई प्रशासनिक भवन का होगा लोकार्पण। नोएडा में शनिवार को बड़ा विकास कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2478 करोड़ रुपए की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 1045 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1434 करोड़ रुपए की 65 नई परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। सबसे अहम प्रोजेक्ट नोएडा प्राधिकरण का सेक्टर 96 स्थित नया प्रशासनिक भवन है, जिसकी लागत करीब 390 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सीवर लाइन, सड़क सुधार, एलिवेटेड रोड, नाइस बैरियर और बस डिपो नवीनीकरण जैसी कई परियोजनाएं भी शामिल हैं। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक वो पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर यमुना सिटी में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में नोएडा में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बम स्क्वाड और पुलिस बल तैनात रहेगा। ये दौरा इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 30 जून तक रहेंगी प्रभावित। नया डिजिटल सिस्टम 1 जुलाई से होगा लागू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 30 जून तक उसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित रह सकती हैं। इसकी वजह डिजिटल सिस्टम को नए CITIES प्लेटफॉर्म का माइग्रेट किया जाना है। नोएडा स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वो कर्मचारियों को पहले से संभावित व्यवधान की जानकारी दे, ताकि क्लेम, निकासी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं में देरी को लेकर भ्रम ना हो। अधिकारियों के अनुसार 1 जुलाई से नई प्रणाली पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिसके बाद सेवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी और पहले से ज्यादा तेज व सरल हो जाएंगी। नए प्लेटफॉर्म पर क्लेम निस्तारण तेजी से होगा, ब्याज प्रक्रिया में सुधार मिलेगा और सेवाएं अधिक पारदर्शी बनेंगी। ईपीएफओ ने कहा है कि ये बदलाव डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे भविष्य में खाताधारकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे में बड़ी गड़बड़ी, गलत अधिसूचना जारी, 175 पदों पर कोटा निरस्त, कर्मचारियों में आक्रोश। पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ मंडल में सहायक लोको पायलट के 175 पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आई है। पहले 2 फरवरी 2026 को 50% विभागीय कोटे के तहत जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी GDCE की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन बाद में जांच में इसे गलत पाया गया। इसके बाद 24 जून 2026 को प्रशासन ने 50% विभागीय कोटा निरस्त कर दिया, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल गया है। अब स्थिति ये है कि न तो स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया है और न ही पदोन्नति को लेकर स्थिर नियम, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे रेल कर्मियों में भ्रम की स्थिति बन गई है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही नियमों के अनुसार नई अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन तब तक कर्मचारियों में नाराजगी और असमंजस बना हुआ है। गोरखपुर में 126 करोड़ की विकास योजना, दशावतार संग्रहालय और कलाग्राम से बदलेगी शहर की तस्वीर। गोरखपुर में विकास पैटर्न और संस्कृति को नई पहचान देने के लिए नगर निगम ने 126 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं का खाका तैयार किया है। गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस योजना के तहत दशावतार संग्रहालय, पूर्वांचल कलाग्राम थीम आधारित प्रवेश द्वार और फ्लाईओवर के नीचे बहुउद्देशीय विकास कार्य शामिल है। ये सभी प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना 2026-27 के तहत प्रस्तावित है। दशावतार संग्रहालय में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां आधुनिक तकनीक से दिखाई जाएंगी। वहीं पूर्वांचल कलाग्राम को सांस्कृतिक रिसोर्ट और एथनिक टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लोक कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण जीवन का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा शहर के 6 प्रवेश द्वारों को थीम आधारित बनाया जाएगा और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग, खेल मैदान, कैफेटेरिया और वेंडिंग जोन विकसित होंगे।
बेची अस्पताल में मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी बड़ी राहत। सर सुरेंद्र लाल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बीएसएनएल की मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू कर दी गई। इस सेवा का शुभारंभ वाराणसी के महापौर और विश्वविद्यालय प्रशासन की मौजूदगी में किया गया है। शुरुआत में सुविधा 2 घंटे के लिए मुफ्त रहेगी, जिसे आगे चलकर 24 घंटे तक मुफ्त करने की योजना है। इस वाईफाई के जरिए मरीज और तीमारदार अपने परिजनों से आसानी से संपर्क कर सकेंगे और अस्पताल से जुड़ी जानकारी, रजिस्ट्रेशन व अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार ये कदम अस्पताल में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और इससे इलाज के दौरान लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। गाजियाबाद में हाईवे किनारे शराब की दुकानों से नियमों का उल्लंघन, खुले में जाम पीने और जाम से बड़ा खतरा। गाजियाबाद में NH9 की सर्विस लेन के किनारे कई शराब की दुकानें नियमों की अनदेखी करते हुए चल रही हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इन दुकानों के बाहर लोग अपने वाहन सड़क पर खड़े कर शराब खरीदते और कई जगह खुले में ही जाम छलकाते नजर आते हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, बल्कि हादसों का खतरा भी बना हुआ है। विजयनगर, शिवपुरी कॉलोनी, महागुनपुरम सोसाइटी और बमहैटा कट के पास ऐसी स्थिति सबसे ज्यादा देखी गई। एक स्कूल के पास 50 मीटर दूरी के नियम के बावजूद शराब की दुकान चलने का आरोप भी सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां रोज ऐसी स्थिति रहती है। पुलिस और आबकारी विभाग का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई और जांच की जाएगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर दुकान शिफ्ट भी कराई जाएगी।